वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है काफ़ी स्पेशल होने वाली है। आप सब देख ही रहे होंगे बीपीएससी एईडीयू का एग्ज़ाम काफ़ी जल्दी होने वाला है। जनवरी में ही डेट फिक्स किया गया है बीपीएससी द्वारा। लेकिन इससे पहले अभी भी आपके पास करीब-करीब 20 दिन से अधिक हैं। तो इस समय में आप आखिरी समय में जो रिवीजन करने वाला चांस है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे बेहतर होगा कि बीपीएससी प्री के क्वेश्चन रिवाइज़ कर लो। उसके अलावा बीपीएससी एएसओ या फिर बीपीएससी असिस्टेंट के जो पेपर होते हैं, सीडीपीओ जो बीपीएससी द्वारा ही लिया जाता है, तो इन सभी जो ये सभी जो पेपर हैं, ये स्पेशली बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और लेटेस्ट है। यहाँ पर सारे क्वेश्चन हमने इसमें शामिल किया है। बुक जो है घटना चक्र की ही है, लेटेस्ट बुक है, 2026 का एडिशन है, आप देख सकते हैं। तो सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे और काफ़ी फास्ट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि पूरा हमें रिवाइज करना है। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम केवल सामान्य अध्ययन यानी जीएस के क्वेश्चन करेंगे और स्टार्ट हम कर रहे हैं हिस्ट्री से ही। पहले हिस्ट्री कवर करेंगे, उसके बाद हम बाकी के कवर करेंगे। तो वन लाइनर फॉर्मेट में होगा क्वेश्चन यहाँ पर। अभी तक आपने देखा होगा कि जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप करते हैं, लेकिन ये वन लाइन फॉर्मेट में होगा। आपको क्वेश्चन के पास में कब पूछा गया, किस एग्जाम में पूछा गया, ये भी लिखा होगा। तो निश्चित तौर पर दोस्तों, अगर आप एईडीओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीएससी द्वारा लिया जाने वाला कोई पेपर हो या बिहार से रिलेटेड कोई एग्जाम हो, अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वीडियो कंप्लीट देखिए। हमारा प्रयास रहेगा कि हम एक बार में काफ़ी अधिक संख्या में क्वेश्चंस को सॉल्व करें। आप वीडियो कंप्लीट देखिए और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे और कंटेंट के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट ज़रूर करके जाएँ। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री को कवर करेंगे हम। इंडियन हिस्ट्री में आप देखिएगा, पहले प्राचीन भारत का इतिहास और जिस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे हम कवर करेंगे। यहाँ पर बस फ़र्क इतना है, साथ में जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावे जो भी बीपीएससी ने अब तक प्रश्न पूछे हैं इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट से, वो सारे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वो भी अरेंज वे में मिलेगा, यानी कि जैसे पहले प्राचीन भारत कर रहे हैं, फिर हम मध्यकालीन पर आएँगे, फिर आधुनिक भारत पे आएँगे। तो हम सीधे स्टार्ट कर देते हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपने कमेंट नहीं किया है तो कमेंट भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों, हम पाषाण काल और साथ में सैंधव सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है अपने पास 66 बीपीएससी का, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की इस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था, यानी कौन सी नदी घाटी से पहला मानव का जीवाश्म प्राप्त हुआ था। खासकर ये भारत की बात की जा रही है तो ऐसे में नर्मदा घाटी आपको याद रखना है। दूसरा है अपने पास, भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन का सबसे प्राचीन साक्ष्य यानी प्राचीनतम साक्ष्य, सबसे पुराना साक्ष्य पशुपालन से संबंधित कहाँ से मिला है? दोस्तों, मेहरगढ़ से मिला है, याद रखना है। अगला सवाल है, चालकोलिथिक युग किसको कहा जाता है? देखिए, चालकोलिथिक युग को हिंदी में ताम्रपाषाण युग कहा जाता है। जब तांबे से बनी वस्तुओं का इस्तेमाल हो रहा था, तांबे का खोज होने के बाद, तो उसको ताम्रपाषाण युग यानी कि चालकोलिथिक युग कहा जाता है। 64वीं बीपीएससी में ये 2018 में पूछा गया था। ये यहाँ पर हड़प्पा कालीन नदियों के नाम और उनके किनारे बसे जो नगर थे उनको याद रखना है। दोस्तों, बहुत बार इसके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सबसे पहले देखिए, जो हड़प्पा था, वो हड़प्पा जो शहर था या नगर था, वो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? ये रावी नदी के किनारे था। ऐसे ही रोपर, रोपर किसके किनारे था? सतलज नदी के लोथल। लोथल दोस्तों भोगवा या फिर कई बार भोगावो भी इसको कहा जाता है, भोगवा नदी के किनारे। लोथल दोस्तों एक बंदरगाह है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, याद रखिए। लोथल एक बंदरगाह है जो गुजरात में स्थित है या उस समय गुजरात में स्थित था, ये याद रखना है आपको। अब हम बात करते हैं सतका कोह, यह सादी कौर नदी के किनारे बसा था। रंगपुर, देखिए जो इम्पोर्टेंट था उनको मैं हाइलाइट भी कर देता हूँ। रंगपुर दोस्तों ये भादर नदी के किनारे और बनावली सरस्वती नदी के किनारे। हड़प्पा इम्पोर्टेंट है, रावी नदी के किनारे। रोपर भी इम्पोर्टेंट है, सतलज। लोथल भोगवा नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सिंधु नदी के किनारे था। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। सूतकांगे डोर ये भी कई बार पूछा गया है, दास्क नदी के किनारे।
आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे देखिए जो इम्पोर्टेंट है, चनहुद्रो ये भी इम्पोर्टेंट है सिंधु नदी के किनारे, मांडा चिनाब नदी के किनारे। तो ये जो इम्पोर्टेंट है उनको मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, आप ज़रूर याद रखिए। इसके अलावा दोस्तों इसमें दैमाबाद और राखीगढ़ 2 और याद रखना है, दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे और राखीगढ़ भी घग्गर नदी के किनारे। तो घग्गर नदी के किनारे 2 हो गया, एक तो कालीबंगा और एक राखीगढ़, दोनों याद रखना है। ऐसे ही सिंधु के किनारे भी अगर आप देखिएगा तो आमरी है और एक था आपका सबसे प्रमुख मोहनजोदड़ो जिसको कई बार मृतकों का टीला भी कहा जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न बहुत बार पूछा गया है सिंधु सभ्यता किस प्रकार या फिर किस युग की सभ्यता थी? तो ये आद्य ऐतिहासिक युग की सभ्यता थी। अब देखिए इतिहास के आपने 3-4 कालखंड देखे होंगे जिसमें एक प्री हिस्ट्री होता है, जो जब आपने देखा होगा जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं हैं और ऐतिहासिक जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद हैं और उसको पढ़ भी चुके हैं हम या पढ़ सकते हैं, पढ़ा जा चुका है उसको ऐतिहासिक या फिर इतिहास कहा जाता है सामान्य तौर पर। आद्य ऐतिहासिक का मतलब जब लिखना लोग शुरू कर चुके थे लेकिन अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे सिंधु सभ्यता की लिपि कई बार पूछा जाता है तो इसकी लिपि मौजूद तो है, चित्रात्मक लिपि है, लेकिन उसको अभी तक किसी ने डिकोड नहीं किया है, तो इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक युग में माना गया है। अगला सवाल है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का इस्तेमाल होता था दोस्तों? लाल रंग का। हड़प्पा सभ्यता में जो भी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे उसके ऊपर लाल रंग की कोटिंग की जाती थी। याद रखना है इस हड़प्पाई नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। बहुत बार सवाल पूछा गया है दोस्तों जुता हुआ खेत कहाँ से मिला है या इसके जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा। कहाँ से दोस्तों? कालीबंगा। अगला सवाल है लोथल, कालीबंगा, डाबरकोट और राखीगढ़ी में से यह हड़प्पा-कालीन स्थल गुजरात में है। मैंने बताया था दोस्तों लोथल जो है यह एक बंदरगाह है और यह गुजरात में स्थित है। कि अगर देखें आप कालीबंगा दोस्तों राजस्थान में है और जो राखीगढ़ है आपका हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यता का एक पतन नगर था। पतन का मतलब यहाँ पर बंदरगाह से लेना देना है, बंदरगाह। मैंने बताया था आपको कि लोथल एक प्रकार का बंदरगाह था, तो पतन नगर का मतलब यही है और यह लोथल ही है जो गुजरात में स्थित था। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रमुख स्थल है और साथ में उसके उत्खननकर्ता हैं, वर्तमान स्थिति भी है कि वो कहाँ पर है। तो देखिए हड़प्पा की बात करें दोस्तों, वर्तमान स्थिति यहाँ पर हड़प्पा जो है इसके उत्खननकर्ता या फिर खोजकर्ता बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। खासकर इसमें आपको राय बहादुर दयाराम साहनी का नाम देखने को मिलता है। यहाँ पर एक और नाम है दोस्तों दयाराम साहनी, इनके साथ में माधो स्वरूप वत्स। तो 2 याद रखना है, माधो स्वरूप वत्स और दयाराम साहनी। खोज की गई इनके द्वारा कब-कब आप देख सकते हैं 1921 में और फिर 1926 से 27 और वर्तमान हड़प्पा जो है यह साहिवाल जनपद पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो दोस्तों मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई थी राखाल दास बनर्जी ने और 1922 में इसकी खुदाई करवाई थी और ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में अभी अवस्थित है। चनहुद्रो की बात करें तो एनजी मजूमदार चनहुद्रो के जो उत्खननकर्ता थे एनजी मजूमदार थे और 1931 में इन्होंने खुदाई करवाई थी सिंध प्रांत ये भी पाकिस्तान में है। कालीबंगा मैंने बताया कि कालीबंगा जो है ये राजस्थान में है, हनुमानगढ़ राजस्थान में। 1961 से 69 तक इसकी खुदाई करवाई गई बीबी लाल एवं बी के थापड़ द्वारा। तो कालीबंगा बीबी लाल और बी के थापड़ द्वारा खुदाई करवाई गई और फिलहाल यह आज के समय में अगर आप देखते हैं तो राजस्थान में स्थित है। अगला है दोस्तों कोट दीजी फजल अहमद खान द्वारा इसकी खुदाई करवाई गई। अवस्थित है यह खैरपुर सिंध जो प्रांत है जो पाकिस्तान का वहाँ स्थित है। रंगपुर बहुत इम्पोर्टेंट है। रंगपुर अभी गुजरात में स्थित है, इसकी खुदाई करवाई गई एम.एस. वत्स के द्वारा। ऐसे ही रोपर भी इम्पोर्टेंट है, यज्ञदत्त शर्मा द्वारा खुदाई करवाई गई और यह रूपनगर पंजाब में स्थित है। लोथल कई बार हमने देख लिया, यह गुजरात में अहमदाबाद में स्थित है और एस.आर. राव द्वारा इसकी खुदाई 1954-55 में कराई गई। आलमगीरपुर भी इम्पोर्टेंट है, यज्ञदत्त शर्मा द्वारा ही इसकी भी खुदाई करवाई गई, जिन्होंने रोपर की खुदाई करवाई थी। और आप देखिएगा इसके कुछ ही समय बाद 1955 में इसकी खुदाई खत्म हुई रोपर की और फिर 1958 में इन्होंने आलमगीरपुर की उत्खनन करवाया। यह यूपी मेरठ में स्थित है। सूतकानगेडोर ये भी इम्पोर्टेंट है, अपने आप में ज़रूर याद रखिए दोस्तों। जो सूतकानगेडोर है ये
पाकिस्तान में अभी अवस्थित है, लेकिन इसकी खुदाई 1927 से 1962 तक चली, काफ़ी लंबे समय तक। और ऑरेल स्टाइन और जॉर्ज डेल्स इससे संबंधित हैं। बनावली, ये भी इम्पोर्टेंट है, हरियाणा में स्थित है बनावली, और रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा इसकी खुदाई करवाई गई। धौलावीरा भी इम्पोर्टेंट है, गुजरात में है, कच्छ गुजरात में। जेपी जोशी द्वारा इसकी खुदाई करवाई गई। अगला सवाल 63वीं बीपीएससी का है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता में है दोस्तों पक्की ईंटें से बनी इमारत, कला और वास्तुकला। जो भी इमारत थी उस समय पक्की ईंटें से बनी थी, और उस समय के आप समझिए 1927 में तो इनका खुदाई हुआ है, काफ़ी पहले के समय के हैं ये, और उस समय पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। तो ये अपने आप में निश्चित तौर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता की, कि उस समय में पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया। आप देखिएगा इसके आगे प्रश्न है दोस्तों, इस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। हल का टेराकोटा ये कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों? बनावली और कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ स्थित है दोस्तों? कालीबंगा राजस्थान में है, और बनावली कहाँ पर है? बनावली है हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में बनावली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाथी, बैल, घोड़ा में से वह जानवर जिसके बारे में सिंधु घाटी की सभ्यता को लोगों को नहीं पता था, वह कौन है? देखिए हाथी, बैल, घोड़ा, गाय, इन सब के बारे में इनको जानकारी थी। देखिए हाथी और घोड़े से ये लोग परिचित तो थे, लेकिन इनको पालतू नहीं बना सके थे, हाथी और घोड़े को। इनसे परिचित थे, गेंडे से भी परिचित थे, क्योंकि उसके भी साक्ष्य मिले हैं। भेड़, बकरी, भैंस, बैल, गाय, इसके अलावा सूअर, इन सभी को ये लोग पालते थे। खासकर कुबर वाला जो सांड होता था वो उस समय काफी प्रिय था। अगला सवाल है दोस्तों, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित कौन नहीं थे? वी.ए. स्मिथ, जो उस समय ऑप्शन में गिवन था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई थी? हमने देख ही लिया दोस्तों। मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई थी किसने? रखाल दास बनर्जी ने। राखाल दास बनर्जी ने, ठीक है। और अगर हड़प्पा की बात करें तो राय बहादुर दयाराम सहनी, आपको पता होगा। देखिए दोस्तों, अब हम देखेंगे कौन सी धातु कहाँ प्राप्त की गई थी उस समय। जैसे तांबा, यह खेतरी राजस्थान से प्राप्त हुआ था, बलूचिस्तान से, ओमान से। और ऐसे ही लाजवर्द जो है यह बद्स खां अफगानिस्तान से। टीन, टीन के साक्ष्य ईरान, अफगानिस्तान। उस समय इन सभी धातुओं की प्राप्ति स्थल ये है। चांदी, राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से, अफगानिस्तान और ईरान से। सीसा देखिएगा दोस्तों, सीसा अफगानिस्तान, ईरान, अजमेर राजस्थान से। शिलाजीत हिमालय से, और गोमेद गुजरात से। तो गोमेद गुजरात से याद रखिएगा। अच्छा, अब देखिए नवपाषाण कालीन स्थल और संबंधित स्थान भी आपको याद रखने हैं कि कौन सा नवपाषाण काल का जो स्थल है वो कि कहाँ पर स्थित है, ये भी पूछा जाता है। जैसे कई बार चिरांद पूछा गया है, चिरांद बिहार में सारण जिले में स्थित है, याद रखना है। फिर उतनूर, यह तेलंगाना में स्थित है। गुफक्राल, यह कश्मीर में स्थित है। और ऐसे ही पय्यमपल्ली, यह तमिलनाडु में अवस्थित है। अब देखिए भीमबेटका स्थल के बारे में पूछा गया है 47वीं बीपीएससी में। भीमबेटका स्थल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, पहले भी था आज भी है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश है। तो ये याद रखना है। आगे आप देखिएगा, अब यहाँ पर सिंधु सभ्यता के पतन का कारण और उसके मानने वाले विद्वान यहाँ पर दिया गया है। जैसे सिंधु सभ्यता के पतन का कारण जलवायु परिवर्तन रहा, ये किसके द्वारा कहा गया है? ऑरेल स्टाइन और ए.एन. घोष के द्वारा। फिर भूतात्विक परिवर्तन के कारण इसका पतन हुआ, ये किसने कहा है? एम.आर. साहनी ने। प्राकृतिक आपदा के कारण इसका पतन हुआ सिंधु सभ्यता का, ये किसने कहा? के.यू.आर. कैनेडी ने। बाढ़ के कारण इसका पतन हुआ, ये किसने कहा? मैके एवं मार्शल ने। आर्यों के आक्रमण के कारण, ये भी कई लोगों का मानना है कि आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ, ये मानना है गार्डन, चाइल्ड एवं व्हीलर के द्वारा। और पर्यावरण परिवर्तन के कारण इनका पतन हो गया, ये मानना है एम. दिमित्रमेव के द्वारा। तो ये यहाँ पर कुछ विद्वान हैं जिनका मानना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के ये सभी प्रमुख कारण रहे थे। अब देखिए यहाँ पर एक और प्रश्न जो कि 64वीं बीपीएससी में ही आया था, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन का कारण रहा? यानी कि आईआईटी खड़गपुर का एक अध्ययन दल था जिसने यह रिपोर्ट किया कि देखिए लगातार 900 वर्षों तक
वर्षा नहीं हुआ, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। तो यहाँ पर इनके रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई थी, जो कि एक बहुत लंबा समय है। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? मगध। 68वीं बीपीएससी का प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? मगध। चलिए एक प्रश्न अब आपके लिए है दोस्तों, आप जरूर बताइएगा। मगध की राजधानी आपको बतानी है कि मगध की राजधानी कहाँ थी उस समय। अब देखिए, अभी हमें देखना है वेद, उपवेद और उनके पुरोहित। तो इससे वेदों से संबंधित हमेशा प्रश्न आते रहे हैं। वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? वेद का उपवेद क्या है? सबसे पहले देखिए, वेद 4 प्रकार के हैं। एक तो ऋग्वेद, जिसे सबसे पुराना वेद माना जाता है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, और जो इसके पुरोहित होते हैं उनको होता कहा गया है। होता या कई जगह होत्री भी कहा जाता है। यजुर्वेद, इसका उपवेद है धनुर्वेद, और इसके जो पुरोहित हैं उनको अथर्वयु कहा गया है। और ऐसे ही सामवेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, और इसके जो पुरोहित हैं उनको उद्गाता कहा गया है। और अथर्ववेद, इसका उपवेद जो है वो कई जगह शिल्प वेद या स्थापत्य वेद देखने को मिलता है। अर्थशास्त्र, और इसके जो पुरोहित हैं उनको ब्रह्मा कहा गया है। देखिए दोस्तों, ऋषि सौनिक के अनुसार आयुर्वेद ऋग्वेद का ही उपवेद है, जबकि सुश्रुत के अनुसार यह अथर्ववेद का उपवेद है। तो ये ध्यान में रखना है। हालांकि अगर ऋग्वेद का उपवेद आपसे पूछा जाए तो आयुर्वेद ही लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। ये भी आपको ये वाला भी याद रखना है, अथर्ववेद का जो उपवेद है, अधिकतर जगहों पर आपको शिल्प वेद देखने को मिलता है। जैसे अगर आप महेश कुमार वर्णवाल की जो बुक देखते हैं कॉस्मोस पब्लिकेशन की, उसमें शिल्प वेद ही दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर वैदिक युगीन प्रमुख शब्दावलियों के अर्थ, ये भी याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है। सबसे पहले तो यही कई बार पूछा गया है, अघन्या वाला। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? वध न करने योग्य, अर्थात गाय। गाय को अधन्या कहा गया है। ऐसे ही दूहिता किसको कहा गया है? जो दूध दूहने वाली होती थी, अर्थात पुत्री को। उर्वरा कहा गया है दोस्तों, जो उपजाऊ भूमि होती थी उसको, जैसे जुता हुआ खेत हो गया। लालंग कहा गया है हल से संबंधित चीजों को, या फिर हल को ही लालंग आप समझ सकते हैं। ये सारे नाम आपको याद जरूर रखने हैं दोस्तों। अघन्या यानी कि गाय जिसको वध नहीं किया जा सकता है। दूहिता, दूध निकालने वाली, दूध दूहने वाली पुत्री। और उर्वरा कहा गया है जो उस समय उपजाऊ भूमि थी उसको। और लांगल कहा गया है किसको? हल को। लांगल यानी कि हल। यौ उस समय कहा जाता था किसको दोस्तों? जौ को। गोधूम कहा जाता था गेहूं को। हिरण्य या फिर सुवर्ण, सोना को। करीस, गोबर से जो खाद बनता था उसको करीस कहा जाता था। वेकनाट, ऐसे लोगों का समूह जो ऋण देकर ब्याज लेता था, ब्याज वसूलता था। जो पैसे उधार देता था और उसका ब्याज लेता था, वो वेकनाट हुए। चावल को उस समय तंदुल कहा जाता था, और धान को क्या कहा जाता था? व्रीहि। तो ये सारी जो पुराने नाम है वो याद रखना है आपको। ये वैदिक काल में सभी नाम इस्तेमाल किए जाते थे। अब अगला प्रश्न है आपके पास, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल किसको समर्पित है? दोस्तों 9वां मंडल जो है वो सोम और इस पे पर नामाकृत देवता को समर्पित है, याद रखिएगा। और इसी कारण से दोस्तों 9वें मंडल को कई बार सोम मंडल भी कहा जाता है। अगला है दोस्तों, बोजाग कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि। बोजाग कोई क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों? क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य आदि वैदिक देवताओं का नामों का उल्लेख प्राप्त होता है। यह 39वीं बीपीएससी में पूछा गया था। बोजाग कोई जगह का नाम है दोस्तों। यहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ उसमें इंद्र का, मित्र का, वरुण का, नासत्य का, ये सब जो वैदिक समय के या फिर वैदिक युग के जो देवता थे उनका वर्णन इसमें मिलता है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था दोस्तों? परूसनी नदी, याद रखिएगा। इसके किनारे 10 राज्य युद्ध हुआ था। 10 राज्य युद्ध का मतलब 10 राजाओं का युद्ध। अब देखिए दोस्तों, वैदिक कालीन प्रमुख संहिताएं कौन-कौन से हैं? जैसे वेद, उसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? उसका आरण्यक क्या है? और फिर उपनिषद कौन सा उससे संबंधित है? तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐतरेय और कौशितकी। याद रखना है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशितकी। और ऐसे ही आरण्यक कौन? ऐतरेय और कौशितकी ही।
और उपनिषद ऐतरेय और कौशितकी। यहाँ पर सामवेद में देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर ब्राह्मण वेद कौन सा संबंधित है सामवेद से? तांडय और जैमिनीय, तांडय और जैमिनीय, और साथ ही आर्णयक में देखिएगा तो जैमिनीय और छांदोग्य, ऐसे आप समझिए छांदोग्य आर्णयक है, ठीक है। छांदोग्य आर्णयक जो है ये सामवेद से संबंधित है, और उपनिषद में छांदोग्य, और सबसे प्राचीन जो है वो जैमिनीय है। यजुर्वेद की बात कीजिएगा तो ब्राह्मण ग्रंथ खासकर पूछे जाते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ में तैत्तिरीय और शतपथ, शतपथ इसमें सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, यह यजुर्वेद से संबंधित है। और तैत्तिरीय और शतपथ ये आर्णयक में भी आते हैं, और बृहदारण्यक और कठोपनिषद ये इसके उपनिषद हैं। और अथर्ववेद, ऐसे ही अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपथ है। और अगर इसके उपनिषद की बात किया जाए तो मुंडकोपनिषद, आपने बहुत इसका नाम सुना होगा, क्योंकि मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते जो शब्द है या फिर जो वाक्य है वो। तो ऐसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते किससे संबंधित है या कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और यह किसका उपनिषद है? अथर्ववेद का। इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ। ब्राह्मण ग्रंथ जरूर याद रखिए दोस्तों, मैं फिर से आपको दोहरा देता हूँ। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय या फिर कौशितकी, मैं दिखा भी देता हूँ यहाँ पर। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय और कौशितकी। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? तांडय और जैमिनीय। ऐसे ही अगर आप देखते हैं यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, तो यहाँ पर तैत्तिरीय और शतपथ, शतपथ बहुत बार पूछा गया है। शतपथ सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, और यह यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। तो ये जरूर याद रखना है इतना आपको। अब देखिए दोस्तों, ऋग वैदिक काल की नदियों के बारे में भी आपको याद रखना है। जैसे प्राचीन नाम और आधुनिक नाम क्या है ये याद रखना है। जैसे आप देखिए, सबसे पहले तो झेलम, झेलम का उस समय प्राचीन नाम था वितस्ता। कई बार पूछा गया है वितस्ता नदी का नया नाम क्या है? झेलम। ऐसे ही क्रुमु का नया नाम क्या है? कुर्रम। और परुस्नी नदी, जिसके किनारे 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, ये है परुस्नी नदी जो है वो, 1 मिनट, परुस्नी नदी दोस्तों, इसका नया नाम क्या है? रावी। विपाशा का व्यास, तो ये मिलता जुलता है। अच्छा, दृशद्वती का घग्गर, सुवास्तु का स्वात, और कुभा का काबुल। आस्किनी, आस्किनी भी इंपॉर्टेंट है। चिनाब नदी, आधुनिक नाम है इसका चिनाब। और सतलज का पुराना नाम क्या है? सतुद्री। गंडक का पुराना नाम सदानीरा, और गोमल का गोमती। तो गोमल नया नाम है, ये ध्यान रखना है, पुराना नहीं। गोमती का नया नाम गोमल, सदानीरा का नया गंडक, सतुद्री का सतलज, अस्किनी का चिनाब, कुभा का काबुल, वितस्ता का झेलम, परुस्नी का रावी, विपाशा का व्यास, और दृशद्वती का घग्गर। और ऐसे ही जो सुवास्तु है इसका नया नाम क्या है? स्वात। अगला है दोस्तों, यहाँ पर गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र जो है दोस्तों ये ऋग्वेद से संबंधित है, ऋग्वेद में। और यह किस मंडल में है दोस्तों? तीसरे मंडल में है, ये भी याद रखना है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में आपको मिल जाएगा प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। और इसके रचयिता कौन है? विश्वामित्र, ये भी याद रखना है। किसके? गायत्री मंत्र के। अगला प्रश्न है आपके पास, इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? धर्मशास्त्र के समय दोस्तों अछूत की अवधारणा उद्धृत हुई थी। अब है ऋग वैदिक काल के देवता और उनका संबंध किस चीज से है? जैसे इंद्र, इंद्र जो देवता थे इनका संबंध युद्ध के नेता यानी नेतृत्व, और साथ ही साथ वर्षा के देवता के रूप में मिलता है। यानी वर्षा के देवता इंद्रदेव को माना गया है, और युद्ध का देवता भी या युद्ध का नेता किसको माना गया है? इंद्रदेव को। ऐसे ही देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ करने वाले को क्या कहा गया है? अग्निदेव कहा गया है। अब देखिए दोस्तों, वरुण देव। अच्छा, इससे पहले मैं आपको फिर से एक बार बता दूं दोस्तों कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं इस यूट्यूब चैनल पर, तो जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट भी करें। देखिए, वरुण देव किससे संबंधित है? आकाश से, पृथ्वी से, और सूर्य के निर्माता से, समुद्र देव के रूप में, जगत का नियंता, देवताओं का पोषक एवं
ऋतु या फिर नैतिक व्यवस्था का नियामक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन, दिन रात कर्ता, इन सभी के रूप में चर्चा किया गया है किसको? वरुण देव की। अच्छा, धौ किसको बोला गया है? आकाश के देवता को। हालांकि आकाश के देवता के रूप में आप देखिएगा अभी तक वरुण देव को भी माना गया है। अगर धौ के बारे में पूछा जाए तो भी आकाश का देवता, वनस्पति का देवता सोम, उषा, भोर, प्रकाश या फिर ऊर्जा का प्रतीक, और ऐसे ही अश्विनी या अश्विन, ये विपत्तियों को हरने वाले देवता को अश्विन कहा गया है। आगे देखिएगा दोस्तों, और भी कई सारे प्रमुख देवता हैं उस समय के, जैसे पूषण है पशुओं के देवता, पूषण पशुओं के देवता, विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता, मरुत ये आंधी तूफान के देवता, और रुद्र ये आसुरी शक्तियों का दमन करने वाले देवता हैं रुद्र। तो ये आपके वैदिक कालीन या फिर ऋग वैदिक काल के समय पर जो प्रमुख देवता थे उनके बारे में था। अब देखिए दिशाओं के भी राजा उस समय तय थे, तो कौन से दिशा के राजा कौन है? जैसे देखिए पूर्व दिशा और उत्तर वैदिक शब्द, पूर्व दिशा को उस समय प्राची बोला जाता था और राजा को सम्राट बोला जाता था। फिर पश्चिम को प्रतीच्य बोला जाता था और पश्चिम के राजा को स्वराट बोला जाता था। ऐसे ही उत्तर उत्तर को उदिच्य बोला गया है और इनके राजा को विराट। ऐसे ही मध्य को राज्य बोला गया है। मध्य यानी कि ये दिशा है और ये राज्य है, इसका उत्तर वैदिक शब्द, और इससे संबंधित जो राजा हैं उनको राजा ही बोला गया है। और दक्षिण को भोज्य कहा गया है और उसके राजा को भोज। तो ये भी याद रखना है दोस्तों, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ दोस्तों? 3000 साल पहले शुरू हुआ। देखिए ये क्वेश्चन मैंने बोला था ना, बीपीएससी असिस्टेंट में 2014 में पूछा गया है। सत्यमेव जयते जो वाक्य है, यह कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है मुंडक उपनिषद से। और मुंडक उपनिषद किसका उपनिषद है दोस्तों? यह उपनिषद है अथर्ववेद का। ये याद रखना है। अब इसके बाद बौद्ध धर्म के बारे में प्रश्न है दोस्तों। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण का मतलब जीवन का अंत। ये कहाँ हुआ था? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में दोस्तों। अगला है बोध ज्ञान में ज्ञान प्राप्ति हुई थी, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी किसको? भगवान गौतम बुद्ध को। और बोध गया में कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों? किस पेड़ के नीचे? उसको बोधि वृक्ष कहा जाता है। हालांकि उस समय वो पीपल का पेड़ था, तो बोधि वृक्ष आज के डेट में उसको कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था दोस्तों। और सारनाथ जो है ये भी यूपी में है। तो याद रखना है, ज्ञान की प्राप्ति हुई इनको। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये बुद्ध कहलाए। उससे पहले इनका नाम बस गौतम हुआ करता था। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो गौतम बुद्ध इनको कहा गया। और बौद्ध धर्म में बुद्ध का मतलब है ज्ञान की प्राप्ति ही। तो ये बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कब हुई थी दोस्तों? 35 वर्ष के उम्र में हुई थी। 35 वर्ष के उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 16 वर्ष की उम्र में इनका शादी हो चुका था, ये ध्यान रखना है। इनके पुत्र का नाम क्या था? कई बार ये भी पूछा जाता है दोस्तों। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। आगे देखिएगा दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। ये तो हमने देख ही लिया। अब जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, प्रमुख 4 बौद्ध संगीतियाँ हैं जो आपको याद रखना है। बौद्ध संगीति में जनरली समय तो आपसे नहीं पूछा जाता है, लेकिन कहाँ पर हुआ, स्थान पूछा जाता है। अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है, अध्यक्षता किसने की, और शासक के बारे में पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट पहला बौद्ध संगीति जो हुआ था, यह राजगृह में हुआ था, जिसको अब राजगीर कहा जाता है। अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासक उस समय कौन था? अजातशत्रु। तो अजातशत्रु के शासन काल में महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगृह में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। बौद्ध संगीति का मतलब एक तरह से उनका समझिए कि सम्मेलन टाइप का हुआ, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले और जो भी उस समय जानकार या फिर जैसे गौतम बुद्ध या उनके अनुयायी थे वो सभी उसमें शामिल होते थे। दूसरा जो बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, ये हुआ दोस्तों कहाँ पर? वैशाली में। पहला राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे साबक मीर। और किसके शासनकाल में हुआ? कालाशोक के शासनकाल में। तीसरा जो बौद्ध संगीति हुआ, यह पाटलिपुत्र यानी पटना में। मोगलीपुत्र तिस्स इसके अध्यक्ष थे और अशोक के समय में, ये मौर्य सम्राट जो अशोक थे इनके समय में पाटलिपुत्र में तीसरा बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्स। चौथा जो बौद्ध संगीति था,
ये कुंडलवन कश्मीर में इसका आयोजन हुआ और वसुमित्र उसके अध्यक्ष थे और कनिष्क के शासनकाल में ये संपन्न हुआ। उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपके पास, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी दोस्तों? तो आप देखिएगा उसके बाद जो पहला हुआ बौद्ध संगीति, हालाँकि पहला हमने पढ़ा है कि पहला जो हुआ था ये 483 ईसा पूर्व में हुआ और कहाँ पर हुआ? यह हुआ था दोस्तों राजगृह यानी राजगीर में। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और किसके शासनकाल में हुआ? अजातशत्रु के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य, विहार का निर्माण किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। दोस्तों जो स्तूप बनता था इस तरह का आपने देखा होगा, स्तूप बनता है, इसी में स्तूप ये जैसे गौतम बुद्ध के जहाँ-जहाँ अवशेष हैं वहाँ स्तूप बनाया गया है। और चैत्य और विहार भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। विहार जैसे बौद्ध मठ जो होते थे उनको विहार कहा जाता था और इसी विहार के कारण जो बिहार है आज का आधुनिक, इनका जो बिहार राज्य है इसका नाम बिहार इसी के आधार पर पड़ा था। ये 69वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। बुद्ध के जीवन से संबंधित परिघटनाएं और उसके से संबंधित स्थान आपको ये मिलान करने के लिए आया था 41वीं बीपीएससी में। जन्म इनका कहाँ हुआ था दोस्तों? जन्म हुआ था इनका लुम्बिनी में। याद रखना है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। और ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ पर हुई? ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी 35 वर्ष की उम्र में। ये तो हमने बता ही दिया था आपको, ज्ञान की प्राप्ति इनको बोध गया में हुई थी और 35 वर्ष की उम्र में। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब ये बुद्ध कहलाए। और अच्छा, किस नदी के तट पर, ये भी पूछा जाता है कि ज्ञान की प्राप्ति इनको जो बोध गया में हुआ तो वो किस नदी के तट पर हुआ था? तो निरंजना नदी, ये भी याद रखना है। नदी कौन सी है जिसके तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? निरंजना नदी। इसके तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अच्छा, पहला इन्होंने अपना उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, उत्तर प्रदेश। निधन इनका कहाँ हुआ? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में ही। तो अगला सवाल भी इससे मिलता-जुलता है। आप देखिएगा गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये पूछा गया है लुम्बिनी में। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है कहाँ पर? जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वहाँ पर। अच्छा, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी से संबंधित है? पंचम से। बोधि वृक्ष जो है वो पंचम वंश की पीढ़ी से संबंधित है, ये याद रखना है। त्रिपिटक, त्रिपिटक किस धर्म की पुस्तक है? बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तकों में त्रिपिटक एक। दोस्तों गौतम बुद्ध की जो उनका जो निधन हो गया उसके पश्चात उनके जो उपदेश थे वो 3 पुस्तकों में लिखे गए और उन्हीं 3 पुस्तकों को त्रिपिटक कहा गया। और वो 3 पुस्तक कौन-कौन है? पहला तो है सूत पिटक, जो सबसे बड़ा पिटक है। और दूसरा है आपका विनय पिटक और तीसरा है अधिगम पिटक। अभिधम अभिधम है, अभिधम पिटक। तो ये तीनों पिटक याद रखना है। इसमें विनय पिटक सबसे छोटा है, सूत पिटक सबसे बड़ा पिटक है। अब देखिए रत्नागिरी पर्वत पर स्थित विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है दोस्तों? विश्व शांति स्तूप है राजगीर में। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? कनिष्क के युग में। और कनिष्क के समय में ही दोस्तों सबसे आखिरी का यानी कि जो 4th बौद्ध संगीति हुआ था, चतुर्थ, ये कनिष्क के समय में हुआ था और वसुमित्र उसके अध्यक्ष थे। तो ये याद रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है गुप्त काल। नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में इसकी स्थापना हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? स्थापना करी थी कुमार गुप्त ने। तो इनके नाम में भी गुप्त लगा है, इससे भी आप समझ सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था किसके लिए? बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। बौद्ध धर्म की शिक्षा पाने के लिए लोग काफी दूसरे-दूसरे देशों से आकर के यहाँ दाखिला लेते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा बनाया गया था? धर्मपाल, जो कि पाल वंश के शासक थे, इनके द्वारा बनाया गया था विक्रमशिला। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह बिहार के वर्तमान बांका जिला में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। तो यहाँ पर ये निश्चित तौर पर गलत है, क्यों? इसके बारे में सही चीज़ भी आप याद रखिए। देखिए, पहला तो ये बांका जिला में नहीं स्थित है, पहली बात, तो ऐसे ये गलत हो रहा है।
गोपाल प्रथम ने इसका निर्माण भी नहीं करवाया था, तो ये भी गलत है। निर्माण किसने करवाया था? इसकी स्थापना धर्मपाल द्वारा की गई थी और यह बांका में नहीं है, यह कहाँ है? बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है, भागलपुर, तो ये याद रखना है। अब अगला सवाल है, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान यहाँ पर है, इसलिए नौ नालंदा महाविहार प्रसिद्ध है। बोधिसत्व पदपनी की पेंटिंग स्थित है कहाँ पर? अजंता की गुफाओं में। बोधिसत्व पदपनी की जो पेंटिंग है यह अजंता की गुफाओं में स्थित है। अगला सवाल है, वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है वह क्या है? आत्मदमन। अब देखिए दोस्तों, आत्मदमन जो है ये बौद्ध धर्म में इसका विरोध किया गया है, जबकि जैन धर्म में इसको आवश्यक बताया गया है। तो इसलिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म में आत्मदमन जो है वो एक समान नहीं है। जहाँ बौद्ध धर्म इसका विरोध करता है वहीं जैन धर्म इसका सपोर्ट करता है, और जैन धर्म में आत्मदमन बहुत आवश्यक है। मोक्ष प्राप्ति हेतु आत्मदमन करना पड़ेगा। आत्मदमन क्या है दोस्तों? आत्मदमन का मतलब शरीर को कष्ट पहुंचाना, सुख सुविधाओं से दूर रखना, और साथ ही साथ जैसे लंबे समय तक उपवास रखना, कठोर व्रत करना, कठोर तपस्या करना, ये सभी आत्मदमन। और अंतिम क्षण में तो आप देखेंगे जैन धर्म में ये कहा गया है कि अंतिम समय में अन्न और जल दोनों का त्याग कर दीजिए। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। बौद्ध धर्म में भी तप को मान्यता दी गई है, व्रत को भी मान्यता दी गई है, उपवास को भी, लेकिन एक निश्चित सीमा में। बहुत ज़्यादा कठोर कार्रवाई इस पर नहीं किया गया है बौद्ध धर्म में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में हुआ था जन्म दोस्तों। दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था 540 ईसा पूर्व, और कुंडग्राम कहाँ है? वैशाली में, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का निर्वाण स्थान है। निर्वाण यानी कि उनका जो निधन हुआ वो कहाँ हुआ? ये हुआ दोस्तों पावापुरी। अच्छा, पावापुरी कहाँ है? पावापुरी है दोस्तों, अब ये भी राजगीर में है, राजगीर। और कब हुआ अगर पूछा जाए तो 72 वर्ष की उम्र में हुआ। 72 वर्ष इनका उम्र था। और अगर समय पूछा जाए दोस्तों तो 468 ईस्वी, ये आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, 24 जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह, ये याद रखना है। कुल जैन तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? 24 है, जिसमें सबसे पहले हैं ऋषभदेव, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना भी की थी, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? बैल। दूसरे हैं अजीतनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है हाथी। तीसरे हैं संभवनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। चौथे हैं अभिनंदन नाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? बंदर है दोस्तों। सुमितनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है चकवा। फिर पद्म प्रभा कमल। और बाकी इंपॉर्टेंट मैं आपको एक ही बार दिखा देता हूँ, क्योंकि टोटल 24 तीर्थंकर है, जिसमें पहले ऋषभदेव या ऋषभनाथ, और आखिरी जो है वो आपके महावीर स्वामी। तो यहाँ पर सीधे आ जाइए, आप देखिए 23वें और 24वें को याद रखिए, बाकी आपको कंप्लीट पीडीएफ में ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। देखिए, धर्मनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो है वज्र, शांतिनाथ का है हिरण, और कुंथुनाथ का है बकरा। आखिरी का बस 2 ज़रूर याद रखिए, जिसमें पार्श्वनाथ का क्या है? 23वें तीर्थंकर थे, ये भी एक प्रमुख तीर्थंकर थे। सर्पफन, यानी सर्प का जो फन होता है, और महावीर स्वामी का क्या? सिंह। तो महावीर स्वामी का, पार्श्वनाथ का, और कम से कम पहला ऋषभनाथ का याद रखना है। अब अगला सवाल है, वह स्थान जहाँ महावीर ने ज्ञान की प्राप्ति की, यानी कि कैवल्य की जहाँ प्राप्ति हुई इनको, वो है दोस्तों जाम्भिक ग्राम, या जृंभिक ग्राम इसको कहा जाता है, जृंभिक ग्राम। एक चीज और आपको याद रखना है दोस्तों, उनको जृंभिक ग्राम में ज्ञान की प्राप्ति हुई, लेकिन अगर नदी पूछा जाए कौन सी नदी के तट पर, तो नदी भी याद रखना है दोस्तों, ऋजुपालिका नदी के तट पर। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर। और 12 वर्ष की तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 30 वर्ष की उम्र में ये घर छोड़ चुके थे अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर के, और 12 वर्ष कंटिन्यू तपस्या करने के बाद 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई? जृंभिक ग्राम में, ऋजुपालिका नदी के तट पर। और साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, साल वृक्ष के नीचे। तो वृक्ष भी आप याद रख सकते हैं।
अगला सवाल है आपके पास, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये किससे संबंधित है? जैन धर्म से दोस्तों। जैसे त्रिपिटक जो था वो आपका यहाँ पर बौद्ध ग्रंथ था एक तरह से यहाँ पर, लेकिन ये इसके त्रिरत्न बताए गए हैं, यानी कि जैन धर्म में समझिए तो मोक्ष प्राप्ति हेतु, जैसे बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग हैं, जैन धर्म में त्रिरत्न बताए गए हैं। और त्रिरत्न में क्या बताया गया है? यही त्रिरत्न में 3 कार्य बताए गए हैं, जिसमें सम्यक दर्शन है, यानी सही देखिए, सम्यक का मतलब सही से है, सही, सच्चा, ऐसे आप समझ सकते हैं। और सम्यक ज्ञान यानी अच्छा ज्ञान, और सम्यक चरित्र यानी अच्छा चरित्र, ये तीनों आवश्यक है इसमें। अब प्रमुख जैन संगीतियों के बारे में हम देख लेते हैं। पहली जैन संगीति हुई थी 310 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। स्थूलभद्र अध्यक्ष थे, चंद्रगुप्त के शासनकाल में हुआ था, गुप्त साम्राज्य था उस समय। और 12 अंगों की रचना उस समय की गई थी। द्वितीय जो संगीति हुई वो 512 ईस्वी में वल्लभी में हुई थी। वल्लभी गुजरात में है दोस्तों, पाटलिपुत्र तो पटना है, आप जान ही रहे हैं, वल्लभी गुजरात में है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? अध्यक्ष थे देवर्धि गणी, जिनको क्षमाश्रमण भी कहा जाता है। देवर्धि क्षमाश्रमण कई बार इनको बोला जाता है। और इसका प्रमुख क्या था? आप देखिएगा तो इसमें विलुप्त जैन ग्रंथों का नए ढंग से निर्धारण और संपादन किया गया था। जो जैन ग्रंथ पुराने हो गए थे या विलुप्त हो रहे थे, उनको नए ढंग से संपादन उनका किया गया। पहला भी महत्वपूर्ण है जैन संगीति, क्योंकि इसमें जो जैन धर्म के लोग थे या अनुयायी थे, उनका 2 भागों में बँटवारा हो गया, जिसमें एक श्वेतांबर और एक दिगंबर हुए। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर जो कोई वस्त्र नहीं धारण करते थे। तो यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके पास, 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व और 14 उपपूर्व में से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ क्या कहलाता है? यानी 12 अंग जो जैन ग्रंथ है, 12 उपांग जो है, फिर 14 पूर्व और 14 उपपूर्व, इन सब में सबसे पूर्वकालिक सबसे पुराना जैन ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? तो 14 पूर्व सबसे पुराना जैन ग्रंथ है। अगला सवाल है दोस्तों, भगवान महावीर का आरंभिक यानी पहला शिष्य कौन था? तो इनका पहला शिष्य जो है दोस्तों, यह जमाली था। याद रखना है, जमाली इनका दामाद था। किसका? भगवान महावीर का दामाद था जमाली, और यही इनका पहला शिष्य बना। आजीवक संप्रदाय के वास्तविक संस्थापक कौन थे? मुखलिपुत्र गोसाल, ये आजीवक संप्रदाय के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं दोस्तों। और ये इसलिए भी याद रखना है, आपको ध्यान रखना है कि ये भी खुद, जो मोकलीपुत्र गोसाल थे, ये भी खुद भगवान महावीर की या फिर जैन धर्म के अनुयायी थे। और इनके शिष्य थे भगवान महावीर के, ये भी शिष्य थे। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीवकों ने। जो आजीवक संप्रदाय अभी आप यहाँ पर देख रहे थे, उसके लोगों ने बराबर की गुफाओं को आश्रय गृह के रूप में इस्तेमाल किया था। इसके बाद सीधे हम आ जाते हैं शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय और संस्थापक पर। देखिए, शैव धर्म में एक तो पाशुपत संप्रदाय था, जिसके संस्थापक थे लकुलिश। दूसरा लिंगायत संप्रदाय, इसके संस्थापक थे बासव। और तीसरा नाथ संप्रदाय, इसके जो संपादक थे या संस्थापक, संस्थापक कहेंगे, संपादक नहीं, संस्थापक जो थे वो थे मत्स्येंद्र नाथ। तो याद रखना है, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश, लिंगायत जो संप्रदाय था उसके संस्थापक हैं बासव, और नाथ संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मत्स्येंद्र नाथ। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका अत्यधिक देन था? ये आपको बताना है दोस्तों। गुप्त साम्राज्य का अत्यधिक देन था भागवत संप्रदाय के विकास में। अब 6ठी सदी के जो राजनीतिक स्थिति थी उसके बारे में हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कनिष्क में से किसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सबसे पहले बनाई थी? देखिए, सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी राजधानी बनाई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। और पाटलिपुत्र शहर किसने बसाया था? ये आपको अब कमेंट करके बताना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र शहर किसने सबसे पहले बसाया। इसको सबसे पहले राजधानी चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे। इस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। देखिए, अजातशत्रु यहाँ दिया गया है। देखिए, ये पूरी तरीके से दोस्तों ऑप्शन पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर है, ऑप्शन दिया गया है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कनिष्क। इन लोगों में से किसने सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई? तो इनमें से सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई। और
किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? यहाँ पर अजातशत्रु आंसर दिया गया है, लेकिन अधिकांश जगह पर आपको उदयन मिलेगा जो अजातशत्रु का पुत्र था। तो उदयन ज़्यादा उचित आंसर है, लेकिन ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में ये है कि नहीं। अगला सवाल है, सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किसने किया? देखिए यहाँ पर भी राजधानी की बात थी, लेकिन यहाँ ऑप्शन जो दिए गए थे उसी में से चूज करना होता है। यहाँ पर उदयन ऑप्शन में था, इसलिए उदयन आंसर होगा। सबसे पहले बसाया भी इसने था और इसीलिए उसको राजधानी भी इसी ने बनाया। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान यह शहर प्राचीनतम मगध राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। जब पाटलिपुत्र का पूर्णतः विकास नहीं हुआ था, उस समय मगध की राजधानी राजगृह या फिर राजगीर हुआ करते थे, जिसको गिरिब्रज भी कहा जाता था। सवाल देखिए यहाँ पर पूछा गया है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? देखिए मगध साम्राज्य का उत्कर्ष दोस्तों 6वीं शताब्दी में हुआ था, याद रखना है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया। देखिए पहला गणतंत्र जो था वो लिच्छवी था, लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया, तो खासकर आंसर आपको वैशाली ही देखने को मिल जाता है। तो पहला गणतंत्र जो वैशाली में स्थापित किया गया वो लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया था। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पर की गई थी? वैशाली में। अभी वही प्रश्न ही पूछा गया था। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है कहाँ पर? अंगुत्तर निकाय में और भगवती सूत्र में। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र दोनों ही ग्रंथ हैं और दोनों में आपको देखने को मिल जाता है 16 महाजनपदों की सूची। ये बौद्ध और जैन ग्रंथ हैं। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं और महाजनपदों के उदय के बारे में अब देखते हैं। देखिए 16 महाजनपद थे, यहाँ पर महाजनपदों के नाम हैं, उनकी राजधानी है, वर्तमान में वो कहाँ पर हैं ये दिया गया है। जैसे पहला जनपद है अंग, राजधानी क्या थी? चंपा, और वर्तमान में ये भागलपुर और मुंगेर बिहार में स्थित है। अगला है दोस्तों अवंती, इसकी राजधानी उज्जैनी या फिर महिष्मती और ये मालवा मध्य प्रदेश में वर्तमान में स्थित है। सूरसेन, राजधानी मथुरा, ब्रजमंडल यूपी में अभी स्थित है। काशी, राजधानी वाराणसी और वाराणसी के आसपास के इलाका उत्तर प्रदेश में स्थित है। कोसल, कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी। आपने गौतम बुद्ध और अंगुलीमाल डाकू के बारे में जरूर कभी ना कभी पढ़ा होगा, तो यह कोसल और श्रावस्ती के आसपास में ही अंगुलीमाल डाकू देखने को मिला था। तो यहाँ पर बाद में अंगुलीमाल डाकू जो था वो आपको गौतम बुद्ध का शिष्य बन गया था। तो ये अयोध्या मंडल उत्तर प्रदेश के आसपास का इलाका है। फिर कुरु, इंद्रप्रस्थ, ये दिल्ली, मेरठ और हरियाणा का इलाका है। इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी हुआ करती थी। कंबोज, राजधानी राजपुर या फिर हाटक या हजारा किला, ये सब मिलजुल कर राजधानी का क्षेत्र था और ये जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र और कुछ अब पाकिस्तान में है इसका इलाका। 8वां है आपके पास असमक, जिसकी राजधानी पोटिल या फिर पोतन हुआ करती थी। गोदावरी नदी के आसपास का ये इलाका था। चेदी जो आपका महाजनपद था, इसका जो राजधानी था वो सुक्तिमती, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का इलाका है ये। नेक्स्ट है दोस्तों पांचाल, दक्षिणी पांचाल इसकी राजधानी थी। अहिच्छत्र और बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के ये सब इलाके हैं। वज्जी एक इम्पोर्टेंट आपका महाजनपद रहा है, राजधानी वैशाली, जहां पर सबसे पहला गणतंत्रात्मक व्यवस्था की गई, यानी कि गणतंत्र लागू किया गया। वैशाली, दरभंगा इत्यादि क्षेत्र इसमें शामिल है। मिथिला क्षेत्र भी नेपाल का इसमें शामिल माना जा सकता है। वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी और यह प्रयागराज यानी इलाहाबाद के आसपास का इलाका है। 13वां है आपके पास दोस्तों मगध, जो कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा महाजनपद था। इसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगीर हुआ करती थी पहले, बाद में पटना भी इसको बदला गया। और आज का इलाका आप देखेंगे इसमें पटना है, गया है, नालंदा है, राजगीर, ये सब इसमें शामिल है। मत्स्य, इसका विराटनगर राजधानी, और ये आज के जयपुर, अलवर, कोटपुतली, बहडोर तथा भरतपुर राजस्थान के इलाके हैं। मल्ल जो है आपका महाजनपद, इसकी राजधानी पावा और कुशीनारा थी। कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर ये सब उत्तर प्रदेश के इलाके हैं। गंधार, गंधार भी एक महत्वपूर्ण महाजनपद था जिसकी राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी और पाकिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र तथा अफगानिस्तान के पूर्वी क्षेत्र इसमें शामिल थे। अब अगला सवाल आप देखेंगे यहाँ पर, अंग महाजनपद की राजधानी सीडीपीओ एग्जाम में पूछा गया है। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। अजातशत्रु किस वंश से संबंधित था? हर्यंक वंश। संस्थापक कौन थे इसके? बिंबिसार।
और बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, इसका पुत्र उदयन या फिर उदायन कई जगह लिखा जाता है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया? मौर्य वंश ने। दोस्तों नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद या घनानंद लिखा जाता है। और इसको हरा करके और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। मगध के शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? देखिए बिंबिसार का जो चिकित्सक था दोस्तों उसको जीवक बोला जाता था, जीवक उसका नाम था। और ये बीपीएससी री एग्जाम 67वीं में पूछा गया है। मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था, धनानंद। देखिए धनानंद या घनानंद जो है ये सिकंदर का समकालीन था और ये तो सिकंदर को नहीं हरा पाया। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने जब मौर्य वंश की स्थापना की तब चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर की सेना को खदेड़ा था, उनसे लड़ाई करके और जीत हासिल की थी। मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में सहायता करते थे कौन? जो भौतिक संस्कृति थी मौर्य साम्राज्य के समय में उसको प्रसार या फैलाने का, दूसरे जगह उसको जा करके उसका बात बोलने का, ये सब कार्य किनका था? व्यापारियों का, बौद्ध साधुओं का और प्रशासक का। और ये बीपीएससी असिस्टेंट प्री एग्जाम 2023 में पूछा गया है। हालांकि अब असिस्टेंट का नाम चेंज करके एएसओ कर दिया गया है। जाते हैं दोस्तों मौर्य साम्राज्य पर। देखिए भारत में पहले विशाल साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी, जो पहला विशाल साम्राज्य माना जाता है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है? विशाखदत्त। इनके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का स्पष्ट रूप से वर्णन देखने को मिलता है। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने कहा था कि जो सैंड्रोकोटस है यह चंद्रगुप्त मौर्य ही है, इस तरह से बोला गया था। इन्हीं का नाम सेंड्रोकोटस बताया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, किस पर? राजनीतिक नीतियों पर। अर्थशास्त्र में खासकर राजनीतिक नीतियों के बारे में बताया गया है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किस चीज का? लकड़ी का। पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त मौर्य का महल था दोस्तों वो पूर्ण रूप से लकड़ी का बना हुआ था, उसमें मुख्यतः लकड़ियां ही लगी थी। मौर्य राजा जिसने दक्कन की चढ़ाई की थी, दक्कन की चढ़ाई खुद चंद्रगुप्त मौर्य ने ही की थी। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था, यह अभिलेख है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है दोस्तों, इसमें चंद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है कि वो पश्चिमी भारत पर भी उनका वर्चस्व था, उस समय प्रभाव था। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था दोस्तों, श्रीलंका शामिल नहीं था। हालांकि श्रीलंका में इन्होंने अपने यहाँ से लोगों को भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु, लेकिन श्रीलंका जो है वो अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था। अगला आप देखिए प्रशासनिक समिति और उसके कार्य। तो पहली समिति जो थी, 6 समितियां थी उस समय मौर्य काल में। पहली समिति जिसका कार्य था उद्योग और शिल्प कार्य का निरीक्षण करना। दूसरी समिति का कार्य था विदेशियों, जो विदेश से आते थे लोग भ्रमण के लिए या किसी और उद्देश्य से, उनकी देखरेख करना। तृतीय समिति जन्म मरण का विवरण रखना, उस समय भी जन्म मरण का विवरण रखा जाता था, समझिए रजिस्टर था। चतुर्थ जो समिति थी उसका काम था व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल करना। पंचम समिति का काम था निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना कि उसका विक्रय सही से हो रहा है कि नहीं। और जो आखिरी समिति थी षष्ठम, उसका कार्य था बिक्री कर वसूलना, यानी कि सेलिंग टैक्स जो होता था, सेल टैक्स, उसका वसूल करना। जो छठा समिति था उसका कार्य हुआ करता था। अच्छा, अर्थशास्त्र में कुछ प्रमुख तीर्थ और उसके अध्यक्ष लिखे गए हैं, जैसे पुरोहित, ये किसके प्रधान हुआ करते थे? धर्म एवं दान विभाग के प्रधान। फिर युवराज राजपुत्र हुआ करते थे। सेनापति सैन्य विभाग के प्रधान को। समाहर्ता राजकीय करों का संग्रहकर्ता को समाहर्ता कहा गया है। सन्निधाता सन्निधाता कहा गया है राजकीय कोष के अध्यक्ष को। अच्छा, लक्षणाध्यक्ष मुद्रा जारी करने वाले को। और आकाराध्यक्ष खानों के अध्यक्ष को कहा गया है। प्रदेष्टा कई बार पूछा गया है, इसलिए याद रखना है। फौजीदारी न्यायालय का न्यायाधीश जो होता था या कमिश्नर जो होता था उसको प्रदेष्टा कहा गया है। फौजीदारी न्यायालय का जो न्यायाधीश होता था उसको प्रदेष्टा कहा गया है। पण्याध्यक्ष ये वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष को कहा गया है। सीता अध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग के अध्यक्ष को सीता अध्यक्ष कहा गया है। व्यवहारिक किसको कहा गया है? धर्मस्थीय यानी कि दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश को व्यवहारिक कहा गया है। और फौजीदारी न्यायालय के न्यायाधीश को प्रदेष्टा कहा गया है। कर्मांतिक किसको कहा गया है? उद्योग और वाणिज्य के अध्यक्ष को दंडपाल, पुलिस अधिकारी को दंडपाल कहा गया है। ये प्रश्न भी आ चुका है, दंडपाल वाला, प्रदेष्टा वाला आ चुका है, ये सब याद रखना है।
और इसके अलावा आपसे पूछा गया है यहाँ पर देखिए विविता अध्यक्ष ये चारागाह प्रमुख होते थे, अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों के रक्षक और सूना अध्यक्ष कौन होते थे? बूचड़खाना का प्रमुख और वेश्याओं का प्रमुख गणिका अध्यक्ष। अब देखिए यहाँ पर हम सीधे सवाल पर आते हैं आगे। अगला सवाल है आपके पास 45वीं बीपीएससी का अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा जिस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध सभा यानी कि बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। और ये कितने नंबर की बौद्ध संगीति थी ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। यह तीसरा यानी कि थर्ड बौद्ध संगीति थी और इसके जो अध्यक्ष थे वो मोगलीपुत्र तीस थे। अब अगला सवाल है आपके पास अशोक के अधिकांश शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा अधिकतर देखने को मिलती है? प्राकृत भाषा। याद रखिएगा प्राकृत भाषा सबसे अधिक देखने को मिलती है। वह महाजनपद जो वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है, बीपीएससी असिस्टेंट का क्वेश्चन है, गंधार। गंधार अब भारत का हिस्सा नहीं रहा, पहले यह भारत में ही जम्मू कश्मीर के आसपास का इलाका हुआ करता था। अगला सवाल है अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य पर विश्वास किया था किसने? रोमिला थापर ने। रोमिला थापर का कहना है कि अशोक की जो आर्थिक या अशोक की जो नीति थी उसके जो आर्थिक परिणाम हुए उसके कारण ही इसका पतन हुआ। किसका? मौर्य साम्राज्य का। महावंश के अनुसार बिंबिसार इस आयु में सिंहासन पर बैठा था। दोस्तों बिंबिसार 15 वर्ष की उम्र में ही आपके सिंहासन पर बैठ गया था। आपके लिए एक प्रश्न है दोस्तों कि बिंबिसार किस वंश का संस्थापक था? किस वंश का यह शासक था? ये बताना है। अब देखिए अगला सवाल है आपके पास दोस्तों। अब क्वेश्चन छोड़ करके यहाँ पर कुछ प्रमुख सैन्य प्रशासन समितियां हैं मौर्य काल की। जैसे पहली समिति जो थी मौर्य काल में ये जल सेना से संबंधित थी, दूसरी समिति रसद सामग्री के प्रबंधन से संबंधित थी, तीसरी समिति पैदल सैनिकों की देखरेख करती थी और चौथी समिति अश्वरोही सेना की देखरेख करती थी, यानी कि जो घोड़े पर बैठ के घुड़सवार वाले सेना होते थे उनकी देखरेख। पांचवी समिति जो है ये केवल सैन्य प्रशासन से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। पांचवी समिति गज सेना का प्रबंधन करती थी, यानी कि हाथी पर जो सवार सेना थी उसकी। षष्ठम समिति जो है वो रथ सेना का प्रबंधन करती थी। तो यहाँ पर सुदर्शन झील के निर्माण और जीर्णोद्धार से संबंधित विवरण है। सुदर्शन झील के बारे में बहुत बार प्रश्न आया है। देखिए सुदर्शन झील का निर्माण जहाँ पर शासक उस देखिए निर्माण और जीर्णोद्धार दोनों अलग-अलग है। जीर्णोद्धार यानी रिपेयरिंग की बात की जा रही है उसका, मरम्मती का, निर्माण का मतलब नया बनाना, फ्रेश। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अधिकारी थे पुष्यगुप्त और शासक कौन थे? रुद्रदामन। और इनके समय में अधिकारी कौन थे? सुविशाख। तो ये किसके शासन में कौन अधिकारी उसका निर्माण या जीर्णोद्धार कराया? जैसे अशोक के समय में तुषास्प द्वारा उसका निर्माण या जीर्णोद्धार कराया गया, वैसे ही स्कंदगुप्त के समय में पर्णदत्त और उसका पुत्र चक्रपालित इन सभी के द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया। तो ये सब उससे संबंधित व्यक्ति हैं। अब एक और ये सवाल है जो बहुत बार पूछा गया है, ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने डिकोड किया? यानी यह ऐसे पूछा जाता है कि अशोक के शिलालेखों को पहली बार किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। प्राचीन भारत की लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। कौन सी लिपि थी प्राचीन भारत की जो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? यानी कि इधर से शुरू कीजिए, जैसे राम, आम, खाता है, ऐसे दाहिने से बाईं तरफ। तो ये खरोष्टी लिपि थी जो दाहिने से बाईं तरफ लिखी जाती थी। उर्दू भी ऐसे ही लिखा जाता है आई थिंक। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने आप को पीढ़िदर्शी कहा है और देवा नाम प्रिय भी इनको कहा गया है, ये भी याद रखना है। देवा नाम प्रिय ये भी अशोक को ही कहा गया है। अगला है आपके पास सवाल, वह लघु शिलालेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है, यह भाब्रू का अभिलेख है या शिलालेख है? लघु शिलालेख भाब्रू का, जिसमें इन्होंने खुद को मगध का राजा बताया है। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है अलग अलग परीक्षाओं में। कलिंग विजय का जो वर्णन है वो अशोक के 13वें वृहत शिलालेख में है। 13वें वृहत शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन है। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? अशोक ने धम्म के बारे में बताया है कि धम्म का मूल संदेश है दोस्तों शांति, अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता। यानी शांति, अहिंसा और धार्मिक सहनशीलता धम्म का मुख्य उद्देश्य है, इसका संदेश है। धम्म अपनाने वाले को शांति, अहिंसा और धार्मिक सहनशीलता रखनी चाहिए। मेगास्थनीज किसका दूत था दोस्तों? सेल्यूकस का। सेल्यूकस
जो था उसका दूत था मेगास्थनीज, और यह किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही आया था। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख कहाँ किया गया है दोस्तों? मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, इसमें कई बार इंडिका के लेखक भी पूछा जाता है। तो इंडिका जो बुक है, इसके लेखक मेगास्थनीज था, और मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में मौर्य समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? अभी हमने देखा 7। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है, ये भी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। और मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है, यहाँ पूछा गया है, ये है इंडिका। तो ये तो मैंने बता ही दिया। आप आगे देखिए यहाँ पर अब अशोक द्वारा धर्म के प्रचार के लिए भेजे गए प्रचारक, कौन प्रचारक कहाँ गया था? जैसे सोन एवं उत्तरा, ये स्वर्ण भूमि यानी कि बर्मा गए थे बौद्ध धर्म के या फिर धम्म के प्रचार करने के लिए। महेंद्र और संघमित्रा इनके पुत्र पुत्री थे, ये गए थे श्रीलंका। और मझांतिक ये कहाँ गए थे? कश्मीर और गंधार। और महारक्षित ये यवन राज्य गए थे, किसके लिए? धम्म के प्रचार के लिए। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा दोस्तों? तक्षशिला। तक्षशिला में विश्वविद्यालय भी था, पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला का ही था। अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। मौर्योत्तर काल के हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। जिस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम एवं विभिन्न उपलब्धियां वर्णित की जाती हैं, जिस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित की हैं, वह कौन सा है? जूनागढ़ का रुद्रदामन अभिलेख भी इसको कहा जाता है, जूनागढ़ का अभिलेख है यह। अगला है, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने करवाई थी? खुद रुद्रदामन ने ही कराई थी। ये रुद्रदामन अभिलेख में भी ऐसा लिखा गया है दोस्तों। पुष्यमित्र, शुंग, मिनांडर, भीम, कड़फिसेस और गौतमीपुत्र सतकर्णी में से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? देखिए दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग, मिनांडर और विम कड़फिसेस और गौतमीपुत्र सतकर्णी, देखिए इन सभी ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन तो किया था, लेकिन सबसे बड़े पैमाने पर इनमें से किया था विम कड़फिसेस ने। तो ये याद रखना है। शुंग वंश के बाद किस वंश का राजा है भारत में? कण्व वंश। शुंग वंश के बाद कण्व वंश आया शासन में। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, आगे है प्रमुख पुराण और उससे संबंधित वंश। जैसे विष्णु पुराण से संबंधित वंश है मौर्य वंश, मत्स्य पुराण से संबंधित वंश है, उसको मानने वाला इस पुराण को है आंध्र सातवाहन। और शुंग वंश ऐसे ही वायु पुराण से संबंधित है गुप्त वंश। अच्छा, कला की जो गंधार शैली है, यह कब फली फूली, यानी किसके समय में इसका विकास और अधिक हुआ? कुषाणों के समय में। राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है दोस्तों? हाथी गुम्फा अभिलेख से। हाथी गुम्फा लेख से इसका नाम जुड़ा है, किसका? राजा खारवेल का। अगला है आपके पास, देखिए यहाँ पर कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे है? कलिंग नरेश खारवेल का संबंध है महामेघवाहन वंश से, यानी कि चेदी वंश से। अच्छा, दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल और होविस्क राजाओं में से जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव किसका था? निश्चित रूप से खारवेल का था। राजा खारवेल इसके प्रति अधिक समर्पित थे। यहाँ पर एक और चीज दिया गया है, आप इसे याद रख सकते हैं दोस्तों। पेरिप्लस मारिस एरिथ्राई या व्याएज अराउंड एरिथ्रियन सी, एक अनाम ग्रीक बोलने वाली व्यापारी द्वारा प्रथम शताब्दी लगभग 85 ईस्वी में लिखी गई। इसे विलफ्रेड एच एस्कॉफ द्वारा पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के रूप में अनुवादित किया गया। अब देखिए यहाँ पर गुप्त और गुप्तोत्तर युग आ गया दोस्तों। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त। गुप्त वंश के एक महान शासक थे समुद्रगुप्त, और इनको प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चीनी स्रोत के अनुसार दोस्तों, श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित गुप्त राजा के पास एक मशीनरी भेजी थी। ये भेजा गया था समुद्रगुप्त के पास। इनके शासन काल में ही दोस्तों श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति लेने के लिए कुछ दूतों को भेजा था। तो ये समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता स्थापित की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई की हत्या करके उसके बाद ये राजा बने थे। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया, हुनों को पराजित किया था दोस्तों स्कंदगुप्त ने। याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की दोस्तों? फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। फाहियान एक चीनी यात्री था। अब देखिए यहाँ पर संप्रदाय, मत एवं संस्थापक, जैसे
10 नामी संप्रदाय ये वाद मत से संबंधित है और इसके संस्थापक हैं अद्वैतवाद मत के कौन? आदि शंकराचार्य। फिर वैष्णव संप्रदाय ये विशिष्टाद्वैत मत से संबंधित है और इसके संस्थापक रामानुज हैं। फिर ब्रह्माद्वैत ये आनंद तीर्थ या फिर माधव से संबंधित है और साथ ही यहाँ पर रुद्र शुद्धाद्वैत है जो वल्लभाचार्य और विष्णु स्वामी से संबंधित है। सनक जो संप्रदाय है ये द्वैताद्वैत से संबंधित है और इसके जो संस्थापक हैं वो हैं निम्बार्क। और इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, गुप्त काल का प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्त था। ताम्रलिप्त था, ये याद रखना है, ताम्रलिप्ति प्रमुख बंदरगाह। ताम्रलिप्ति क्या था? एक बंदरगाह है जो कि गुप्त काल में था, परंतु अन्य बंदरगाहों जैसे भरौच, कल्याण, कॉम्बे आदि से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। यानी और भी इसमें बंदरगाह थे लेकिन प्रमुख था ताम्रलिप्ति। आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त और वराहमिहिर में से पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने का कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। ये आर्यभट्ट ने सबसे पहले कहा था इन सभी में कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण ही दिन और रात होता है या दिन और रात होने के कारण पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। देखिए, नगरों का क्रमिक पतन इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। गुप्त काल की विशेषता थी यह, जिस शासक अंश वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? कौन सा शासक वंश था जिसने मंदिर और ब्राह्मण को सबसे अधिक गांव अनुदान में दिया? गुप्त वंश के लोगों ने या गुप्त वंश के शासकों ने। अगला है दोस्तों, इस अभिलेख में विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है, यानी विधवा दहन को लेकर के किसमें लिखा गया है? कौन सा अभिलेख है? भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख, इसमें विधवा दहन से संबंधित उदाहरण लिखा गया है। मौर्योत्तर काल में शीशे के सिक्के बड़ी संख्या में किसने जारी जारी किए? सातवाहनों द्वारा, सातवाहन वंश द्वारा मौर्योत्तर यानी मौर्य के बाद के जो समय थे उसमें शीशे के सिक्कों को जारी किया गया था। अगला सवाल है यहाँ पर, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति लेखक था। इलाहाबाद प्रशस्ति जो था इसके लेखक कौन थे? हरिसेन। अगला है, बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी विजित की गई। गोरखगिरी किसके द्वारा विजित किया गया था, यानी किसके द्वारा इसको जीत हासिल किया गया इसका? जो कि बराबर के पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, यह खारवेल द्वारा विजित किया गया था। गुप्त युग में भूमि राजस्व दर क्या था? गुप्त समय में दोस्तों भूमि का राजस्व दर था उपज का छठा भाग, यानी कि 1/6। अगला सवाल है उससे मिलता जुलता, धर्मशास्त्रों में यानी गुप्त समय में भू राजस्व दर क्या था? तो 1/6। इस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा गया है। अप्रहत कहा गया है बिना जोती हुई जंगली भूमि को, जहां पर खेती नहीं की जाती थी, उसको अप्रहत कहा गया है। चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा कब की थी? 518 ईस्वी में की थी। और हर्षवर्धन के समय भारत में कौन आया था? ह्वेनसांग आया था। ह्वेनसांग ये हर्षवर्धन के समय में आया था। फाहियान हमने देखा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। अब यहाँ पर है प्रमुख संप्रदाय एवं संस्थापक। आप देखिए, बड़करी संप्रदाय, इसके संस्थापक नामदेव हैं। धरकरी के संप्रदाय जो संस्थापक हैं वो रामदास हैं। श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक हैं रामानुज और परमार्थ के हैं रामदास। रामावत के हैं रामानंद। और आजीवक संप्रदाय ये महत्वपूर्ण है, नंदवंश तथा किस समक्षा वास्तविक संस्थापक इसके कौन माने जाते हैं? आजीवक संप्रदाय के मखलीपुत्र गोसाल, ये हमने पहले भी देखा है। तो बाकी यहाँ पर कुछ और भी है जो आप देख सकते हैं, हालांकि इनके बारे में अभी तक कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। आगे सीधे यहाँ पर देखिए, योग, न्याय, सांख्य और वैशेषिक में से इस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वैशेषिक ने, देखिए योग, न्याय, सांख्य और वैशेषिक, इनमें से कौन से थे जो भारतीय दर्शन में परमाणु सिद्धांत को प्रतिपादित किए? वैशेषिक। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति ने ये वर्धन राजवंश की स्थापना करी थी। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? वानभट्ट ने। हर्षचरित हर्षवर्धन के बारे में है और ये वानभट्ट ने लिखी है। अगला सवाल है आपके पास, कवि बान निवासी था। कवि बान कहाँ के निवासी थे? प्रीतिकुट गांव, बिहार के। आगे देखिए दोस्तों, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? ह्वेनसांग ने। ह्वेनसांग की भारत की यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था दोस्तों? मथुरा। ह्वेनसांग के समय में सबसे जो सूती कपड़ों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो नगर था वो मथुरा था। और हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आया था भारत, ये तो हमने पहले भी देख लिया है। अब देखिए, गुप्तोत्तर अथवा पूर्व मध्यकालीन राजवंश कौन थे, उसका स्थान कहाँ था और उसके प्रमुख शासक कौन थे? जैसे परवर्ती गुप्त, ये मगध में शासन करते थे। महासेन गुप्त इसके प्रमुख शासक रहे। पुष्यभूति ये
थानेश्वर स्थान का नाम है और इसके प्रमुख शासक में पुष्यभूति प्रभाकर वर्धन और राज्यवर्धन है। वर्धन वंश इसके प्रमुख शासक हर्षवर्धन थे। फिर मैत्रक वंश वल्लभी गुजरात में ये शासन करते थे और भट्टारक धर्मसेन चतुर्थ ये सब इनके प्रमुख शासक रहे। मौखरी वंश कन्नौज में शासन करते थे और हरिवर्मा, ईशान वर्मा, सर्ववर्मा इसके प्रमुख शासक थे। चंद्र वंश बंगाल के शासक थे और शशांक इसके प्रमुख शासक रहे। अगला सवाल है, चीनी यात्री हान सांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में यह बौद्ध धर्म की शिक्षा ले रहा था, वेनसांग चीनी यात्री। और ये किसके समय में आया था? ये आया था राजा हर्षवर्धन के समय में। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का क्या कारण था? मुसलमानों द्वारा आक्रमण किया जाना उस पर। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर से बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? दोस्तों, गुप्त कला के ये अवशेष हैं। याद रखना है, झांसी के पास जो बना है देवगढ़ मंदिर। अब दक्षिण भारत के चोल, चालुक्य और पल्लव वंश और संगम युग से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। देखिए, 9वीं शताब्दी में चोल वंश का पुनरुत्थान हुआ विजयालय द्वारा। किसके द्वारा? विजयालय द्वारा। तो 9वीं शताब्दी में चोल वंश का पुनरुत्थान किसके द्वारा किया गया? विजयालय द्वारा। ये याद रखना है, 67वीं बीपीएससी का सवाल है। वह भारतीय साम्राज्य जो व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, चोल वंश। इसमें स्थानीय स्वशासन को काफी महत्व दिया गया था। इस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। कदम्ब कदम जो वंश है इसका उल्लेख किसमें नहीं है? संगम साहित्य में नहीं है। संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? देखिए, उरैयूर दोस्तों कपास के व्यापार के लिए एक प्रमुख केंद्र माना जाता था उस समय, तो कपास के लिए यह विख्यात था। अगला, दक्षिण भारत के संगम। अब देखिए, इसमें प्रथम संगम, द्वितीय संगम, तृतीय संगम है। केंद्र मदुरई। प्रथम संगम का केंद्र मदुरई रहा, द्वितीय संगम का केंद्र कपाटपुरम और तृतीय का उत्तरी मदुरई। फिर अध्यक्ष इसके कौन थे? प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि, द्वितीय में अगस्त्य, बाद में तुलक्कापियर और तृतीय संगम के अध्यक्ष कौन रहे? नकीरर। सदस्यों की कुल संख्या प्रथम संगम में 549, दूसरे में केवल 49 और तीसरे में केवल 49 ग्रंथ इसमें उपलब्ध थे प्रथम संगम में। और द्वितीय में ये ग्रंथ लिखा गया तुलक्कापियम, कई बार ये पूछा भी गया है। तृतीय में देखिए एतु तौवे और पतु पतु और फिर ये पड़ीपादल, ये सब इस समय प्रमुख ग्रंथ थे जिसकी रचना की गई। अब देखिए, अगला सवाल है आपके पास, रोमन साम्राज्य से संबंधित। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? चेर ने। और दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? गोपुरम। जो आकर्षक द्वार बनते हैं उसमें एंट्री वाले, उनको गोपुरम कहा गया है। यह मंदिर कांचीपुरम में है दोस्तों। एकाम्बरेश्वर का जो मंदिर है, एकाम्बरेश्वर मंदिर, यह कांचीपुरम में स्थित है। अगला है दोस्तों, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजराज प्रथम ने। बहुत बार ये पूछा गया है, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। प्रमुख राजवंश एवं संबंधित राजधानियां, ये असिस्टेंट एग्जाम में पूछा गया है। जैसे राष्ट्रकूट की राजधानी क्या थी? मान्यखेत या फिर मलखेड। पांडे राजवंश की राजधानी थी मदुरई। चोल वंश की राजधानी तंजावुर और होयसल वंश की राजधानी हलेबीड, प्रारंभिक राजधानी बेलूर थी। अब देखिए, प्राचीन साहित्य और साहित्यकार। अब हम समझिए तो प्राचीन भारत के आखिरी समय में चल रहे हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कालिदास ने लिखा है कुमार संभव महाकाव्य, कालिदास। कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। कई बार ये पूछा गया है, कश्मीर के बारे में इसमें लिखा गया है, वहां के शासन के बारे में। तो कल्हन इसके लेखक हैं, पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। और यहाँ पर देखिए, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई है? कामंदक के द्वारा। राजनीति की प्रारंभिक जो पुस्तक है नीतिसार, इसके लेखक हैं कामंदक। कालिदास के कुमार संभवम में इस पौराणिक चरित्र की जन्म कहानी है, कार्तिकेय की जो जन्म कहानी है वो इसमें लिखा गया है कुमार संभवम में। अब देखिएगा, यहाँ पर अगला है किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखी है? ये भारवी ने लिखी है। और ये भी एक प्रमुख पुस्तक है जो कई बार पूछा गया है, स्वप्न वासवदत्ता। इसके लेखक हैं भास। कौटिल्य का तो आपने देखा है, अर्थशास्त्र के ये लेखक हैं। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये देख सकते हैं, ज्योति से संबंधित है वराहमिहिर, गणित से संबंधित है ब्रह्मागुप्त, चिकित्सा से चरक और नाटककार थे विशाखदत्त। अब पूर्व मध्यकाल हम देख लेते हैं, इसके बाद मध्यकाल स्टार्ट हो जाएगा।
ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था किससे? जावा और सुमात्रा से। ये बहुत बार पूछा गया है, याद रखना है। जो ताम्रपत्र लेख हैं उसमें ये साफ लिखा गया है और उससे पता चलता है कि बिहार के राजाओं का संपर्क जावा और सुमात्रा से था। ये इंडोनेशिया से संबंधित स्थान है, जावा और सुमात्रा। स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। ये बालपुत्र देव था और ये जावा सुमात्रा का ही रहने वाला था, वहीं का शासक था। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा गया है। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र इस राज्य में स्थित था। देखिए, उदंतपुर जो शिक्षा केंद्र है यह बिहार में स्थित है और विक्रमशिला उस समय बिहार में स्थित था। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। ये याद रखना है। और यह है कहाँ पर? अभी भागलपुर में है। कश्मीर का अकबर किसको कहा गया है? सुल्तान जैनुल आबदीन को। सुल्तान जैनुल आबदीन इनको कश्मीर का अकबर कहा गया है। कर्नाट वंश का संस्थापक जरूर याद रखिएगा, नान्यदेव। बहुत बार पूछा गया है, कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव। कर्नाट वंश का अंतिम शासक भी याद रखना है, हरि सिंह। तो इसके बाद आप देख रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू हो रहा है, तो ये हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। इस भाग में बस इतना ही। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को 1 मिनट द जीएस सॉल्वर को जरूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।